तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, और बहुत गहमा गहमी वाला हाल रहा असम में। और असम में और सबसे बड़ी बात कि वहां के मुख्यमंत्री पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जहां जाते हैं पुलिस को तुरंत फटाफट भेज देते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आप जानते हैं कि और मीडिया सेल के हेड पवन खेड़ा के खिलाफ वहां केस अलग है। पवन खेड़ा ने एक्सपोज किया, उनकी पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट है, लेकिन उल्टा पवन खेड़ा ही फंस गए। जिनके पास 3-3 पासपोर्ट है उसका वहाँ पे उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था, उससे पूछताछ होनी चाहिए थी, उसकी जांच होनी चाहिए थी, जांच उल्टी हो गई। राहुल गांधी के नाम पे कहा जाता है कि इनके पास 2 पासपोर्ट है, राहुल गांधी का डुअल नागरिकता है, और किसी ने आरोप लगाया, मामला हाई कोर्ट तक चला गया। लेकिन यहाँ पर अगर आधिकारिक रूप से कहीं ना कहीं प्रूफ देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई तो मामला जो है जिसने कोशिश की उसी के ऊपर ठोक दिया गया। यह है असम। असम की पुलिस कहीं भी चली जाती है, इसलिए थोड़ा डर के रहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार कहते हैं और वो चैलेंज भी करते हैं कि दीदी आ जाओ, मछली तुमसे 1 किलो ज्यादा खाऊंगा। लेकिन क्या अपनी सरकार बचा पा रहे हैं, ये समझते हैं जरा। आइए जरा परसेंट वाइज देखते हैं। जब सब कुछ मशीनरी, सब कुछ उनके पास है तो सरकार तो बना ही लेंगे। क्या विजय जी, देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि सरकार बना रहे हैं कि नहीं। आइए देखते हैं परसेंट वाइज। 44% बीजेपी प्लस 44%, आईएनसी प्लस 39%। मान लेते हैं सरकार बन गई। फिर 44% बीजेपी की हिमंता बिस्वा शर्मा रिपीट करते हुए अपनी सरकार को यहां दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी मशीनरी, कैसे कैसे, कितना ज़्यादा कितना कम, ये सब यहाँ हम बात नहीं करेंगे। लेकिन 44% के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ सरकार बनाते हुए, यानी बीजेपी असम में रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आंकड़ों में, सीटों में देखा जाए, सीट जरा ले आइए, सीटों में ज़रा देखते हैं। 44% है, सीट किसे कितनी आ रही है ये देखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 126 सीटें टोटल आप जानते हैं, और यहां 74 से 80 सीटें, 74 to 80 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी को 41 से 47 सीटें, अदर्स के खाते में 3 से 7 सीटें। यहां पर आप देख लीजिए साफ साफ यहां तस्वीर कुछ और बनती हुई। 74 से 80 यहां रिपीट करती हुई असम की सरकार। अब जरा हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों के बीच आते हैं और इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा आइए सुनील शुक्ला जी के पास चलते हैं। सुनील जी, ये आंकड़े क्या आपको उम्मीद थी कि यही होने वाला है यहाँ पे? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। इसकी उम्मीद के कारण मैं ये मानता हूं कि यह जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार का स्केल है उससे प्रभावित नजर आता है। आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा साहब के साथ ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता क्यों आएगी? क्या वो पिछले 10 वर्षों का जो उनका गवर्नेंस है वो इतना लोगों को भाग गया है कि नहीं बस यही करना है? जो वो मियाँ मुसलमान सुबह से शाम तक करते रहते हैं उसके लिए वहाँ असम की सरकार, असम की जनता तैयार हो गई है? क्या जिस जन समर्थन का दावा कर रही है वह 2021 से लेकर के 2026 के बीच की जो राजनीतिक गतिविधियां असम में रही हैं वो उसका सत्यापन करती हैं? नहीं करती। 2019 के चुनाव में जो सफलता मिली थी बीजेपी को 2024 में नहीं मिली। उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। जोरहाट से चुनाव लड़ने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने गौरव गोगोई को चैलेंज दिया था कि अब लड़के दिखा दो, हम बता देंगे तुम्हें कितनी राजनीतिक ताकत है। जोरहाट से चुनाव गौरव गोगोई लड़े और लड़ करके जीत के भी चले गए लोकसभा में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने जितने छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो गैर भाजपा है उनको बहुत मजबूती के साथ इकट्ठा किया और बहुत सलीके के साथ उनके जनाधार को समेटने की कोशिश की है। अभी भी जो बोडोलैंड ही जिसे उदाहरण मान लीजिए, बोडोलैंड में भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है बोडोलैंड स्टूडेंट्स यूनियन, वो उसके साथ इस बार चुनाव में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट वो उसके साथ बीजेपी के साथ है। जो दूसरा संगठन है पीपुल्स प्रोग्रेसिव फ्रंट, यूनाइटेड पीपुल्स प्रोग्रेसिव फ्रंट, वो अलग चुनाव लड़ रहा है। अगर वो उसको जो जन समर्थन मिलता है तो किसको नुकसान करेगा? वो किसका वोट लेके जाएगा? वो कांग्रेस का वोट तो ले नहीं जाएगा।
वो स्वाभाविक सी बात है कि जो गठबंधन है बोडोलैंड में बीजेपी का, उसको असर डालेगा, और जब उसको असर डालेगा तो नुकसान किसका होगा? आप उस तरह से ऊपरी असम में आकर आप देख लीजिए, ऊपरी असम में कांग्रेस ने जिस तरीके से जो जिस समुदाय से गोगोई परिवार आता है, जो उस समुदाय के जो तीनों बड़े नेता हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और उनका इकट्ठा होना उस पूरे के पूरे ऊपरी असम में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक है। तो ये जो आधे से अधिक का अंतर दिखाया जा रहा है, 41 से 47 बीजेपी और 74 से 80, मुझे नहीं लगता कि इतना ये स्थिति बनेगी। कांग्रेस मजबूती से चुनौती देगी, और जी मुझे लगता है, मुझे इस बात की संभावना नजर आती है कि असम में हंग असेंबली बनेगी। चलिए, और 4 तारीख को सुनील जी 4 तारीख तय हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ की राजनीतिक स्थितियां हैं उनके अनुसार मेरा अनुमान है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, राजनीतिक स्थितियां जो है उसके अनुमान से आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा और आगे बढ़ते हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, असम को लेकर आप क्या कहेंगे? विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि जो अदर्स हैं उनको 3-4% वोट मिल रहे हैं, तो अगर AIUDF इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है, क्योंकि वहां पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है असम के अंदर, और अगर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को केवल 3-4% वोट मिल रहे हैं, इसका माने वो सारा का सारा वोट जो है वो कांग्रेस को मिला है। अपर असम में राजौर दल और जातीय दल, ये जो 3 अहम पार्टी के नेता आपस में मिले हैं, और पिछली बार इन दोनों को 5-5% वोट मिले थे, चाहे वो जातीय पार्टी हो चाहे वो राजौर दल हो। तो 10% वोट के एडिशन होने के बाद और AIUDF के इतना कमजोर होने के बाद, इसके बावजूद अगर ये परिस्थिति बन रही है, क्योंकि अपर असम में 3 अहम नेताओं का एकजुट होना और लोअर असम के अंदर AIUDF को इतना कम वोट देना, इसके बावजूद एज अ एग्जिट पोल मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर होता है, इसका माने ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का जो हिडन हैंड है वो काम कर गया। जी प्रशांत जी आपको क्या कहना है, आपको विश्वास होता है? प्रोफेसर स्वामी जी से सहमत हूँ। जो कांग्रेस का अलायंस है वो अच्छा अलायंस है, और वो चाहे वो CPI-ML के साथ है, चाहे वो जातीय परिषद के साथ है, चाहे वो ऑल इंडिया हिल्स लीडर्स जो सेंट्रल हिस्सा है, हिली रीजन है, तो ये कांग्रेस ने अलायंस तो अच्छा बनाया है। लेकिन असम एक बड़ा विचित्र तरीके के जाल में फंसा हुआ है, एक पुलिस स्टेट बन गया है, और वहाँ पे लगता है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो भारत का संविधान है, वो कुछ अलग तरीके से लागू होता है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन नहीं है किसी भी प्रकार से, कुछ मतलब एक अलग तरीके का जो है वो राजपाट की तरीके से चला रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पे, और वो पूरा एक इलेक्शन कमीशन की भी वो है। लेकिन 2 फैक्टर बड़े काम के हैं वहाँ पे। एक उनके पक्ष में जाने वाला फैक्टर है, उन्होंने डिलिमिटेशन ऐसा किया है, जेरीमेंडरिंग या परिसीमन ऐसा किया है कि जो उनको एडवांटेज मिलेगा। तो उसका जो बहुत बड़ा जो बीजेपी को फायदा मिल रहा है वो परिसीमन से मिल रहा है। दूसरा, सीटों का जो बाउंड्री बनाई गई वो ऐसी बनाई गई कि मुस्लिम वोटों का वेटेज कम हो जाए। दूसरा एक हिडन फैक्टर है जो पता नहीं इसमें लिया है कि नहीं हमारे एग्जिट पोल ने, वो है जुबिन गर्ग का फैक्टर, जुबिन गर्ग और जेंजी। जुबिन गर्ग फैक्टर अगर काम कर गया और उसमें अगर 2-3% वोट भी इधर उधर कर दिया तो हमको रिजल्ट कुछ और मिलेंगे। और एक आखिरी बात, देखिए पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए, बहुत गंभीर आरोप लगाए, उस पर उल्टा पवन खेड़ा के खिलाफ ही पुलिस लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, बल्कि जहाँ से राहत मिली उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की चीज़ें कर रहा है आजकल। लेकिन जो बात अंडरलाइन है वो ये कि 53,000 करोड़ का आरोप लगाया है पवन खेड़ा ने,
जी तो जितना मैं गुजराती लोगों को जानता हूँ, इन दोनों लोगों को, ये 53,000 करोड़ की बात किसी को हजम हो ना हो, उनको हजम नहीं होगी। तो सरकार भले ही आपका एग्जिट पोल बीजेपी की बना दे, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बनेंगे, ये इसमें थोड़ा सा सवाल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हिमंता विश्व शर्मा जरा यहाँ धनंजय जी आपके पास भी आना चाहता हूँ, और प्रफुल्ल जी उसके बाद, धनंजय जी के बाद आपके पास भी आता हूँ। धनंजय जी असम को बहुत अच्छे से जानते हैं आप, कैसे देखते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं कहूँगा क्या असम में चुनाव हुआ है क्या? मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या असम में चुनाव हुआ है? उसको चुनाव कहते हैं? अगर ऐसा चुनाव होता है तो ऐसा चुनाव नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि वो असम में चुनाव का एक मजाक बनाया गया। असम इस देश के भीतर है या इस देश के बाहर कोई दूसरा देश है, ये भी समझना पड़ेगा। हेमंता विश्व शर्मा जिस तरह से बेलगाम बोलते रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला, न सुप्रीम कोर्ट ने बोला, न इस देश के आम प्रबुद्ध लोगों ने बोला, कुछ नहीं बोला किसी को। जो मन, ऐसा लग रहा कि हेमंता विश्व शर्मा जो चाहे कर सकते हैं, किसी को जेल में बंद कर सकते हैं, किसी को पेल सकते हैं, किसी के साथ खेल कर सकते हैं, क्या क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब निराशा हो जाती है, और ये लगता है कि अगर जीत भी लेते हैं, मान लिया कि आप जीत लेते, कांग्रेस का स्टैंड मुझे वहां सही लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस लेवल पर प्रचार नहीं किया, या ममता बनर्जी के लेवल पे नहीं लड़ी कांग्रेस। कई लोग कहते हैं कि ममता जी जिस तरह से लड़ी उस तरह से कांग्रेस लड़ती नहीं दिखाई पड़ती। देखिए, ममता जी और बीजेपी में बहुत ज्यादा मैं फर्क नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि दोनों जो है हर हथकंडे इस्तेमाल करना जानती। और कांग्रेस के पास अभी भी एक चरित्र है, जिसको चरित्र, कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है कि आप किस रोल में हैं। आप जो है जब देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, आम आदमी के लिए सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो आवश्यक हो जाता है कि आम आदमी आपके केंद्र में हो। क्या हेमंता विश्व शर्मा के केंद्र में आम आदमी था? क्या नरेंद्र मोदी के केंद्र में आम आदमी है? जब चुनाव बंगाल में चल रहा है तो नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाते हैं, वहां अभिषेक करते हैं। क्या बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाना प्रधानमंत्री को शोभा देता है? कोई कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है धर्म का पालन करने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री का एक धर्म होता है, वो लोक धर्म। लोक के साथ प्रधानमंत्री है कि नहीं? अगर प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की तरक्की के लिए उनको अगर बाबा भोले के यहाँ जाकर के पूजा करनी पड़ती है, तो फिर विचार करने का विषय। और एक और मैं आसाम से थोड़ा सा अलग करूं कि जो अभी जो संघाई सम्मेलन जो अभी चल रहा था, संगठन, सहयोग संगठन का जो चल रहा था, उसमें जो जिस तरह से राजनाथ सिंह का वीडियो आ रहा है, जिस तरह से गटर मीडिया ने उस पर लिखा है, क्या अच्छा नहीं हो कि हेमंता विश्व शर्मा को जो है वो रक्षा मंत्री बना करके नरेंद्र मोदी भेजे अमेरिका वगैरह? जरा देखें वहां जाके क्या बोलते हैं। अमेरिका में हेमंता विश्व शर्मा ट्रंप के सामने क्या बोलते हैं, हेमंता विश्व शर्मा पुतिन के सामने क्या बोलते हैं, हेमंता विश्व शर्मा जिनपिंग के सामने क्या बोलते हैं, कुछ पता तो चले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो नहीं बोल पाए, और उन्होंने नहीं कहा पाकिस्तान को या चीन को कि जो है आतंकवाद आप बढ़ा रहे हैं, बल्कि कहा कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ दिन रात चिल्लाते रहते हैं आतंकवाद का देश भी है, आतंकवाद का धर्म भी है। तो ऐसे जो है डरपोक लोग देश में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, और पूरा देश उनके साथ अगर खड़ा है, पूरा तंत्र उनके साथ खड़ा है, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक विचार करने का प्रश्न है कि हम लोकतंत्र हम चाहते हैं, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र अगर है तो इसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। असम खास करके, असम जो है बहुत बड़ा सवाल है भारतीय संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान और लोकतंत्र के ऊपर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, असम। देखिए सर, असम में मैं याद करना चाहूँगा इसमें मैं सर्बानंद सोनोवाल को। एक थोड़ी सी कमी बहुमत में रह गई थी, इसलिए सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और ये बने। 5 साल इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला है। इस 5 साल में इन्होंने एक ही काम किया है, वो काम ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खा गए।
ये जो सज्जन है हेमंत बिस्व शर्मा, ये भारतीय जनता पार्टी की जमीन खा गए। नहीं, अब ये सर्बानंद कैसे सोनोवाल खा तो गए? 5 साल रहे, वो तो पिछली नहीं। बार थे वो। जी, उसके बाद जब दोबारा जो चुनाव हुआ, अभी जी। जो मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें 4 सीट की कमी हो गई थी, तभी नहीं ये आए, इनको थोपा गया। स्वाभाविक नेता तो सर्बानंद सोनोवाल, जिनको हटाया गया, और भारतीय जनता पार्टी की जमीन इस तरह से खा गए कि सर्बानंद सोनोवाल से जो टकराव हुआ, उनके पास भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन थी, तो उनसे सर्बानंद सोनोवाल के प्रभाव से मुक्त होने के लिए इन्होंने बीजेपी का ही निषेध कर दिया, और ऐसा निषेध हुआ कि संघ तक करा बैठा कि बाहरी लोगों को लाकर के मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये तो वहां भी बाहरी घोषित हुए ना, अब इनको बीच में हटाया नहीं जा सकता था, और इनके आका ऊपर में थे, तो इनका एक तरह का वो कनेक्शन बन गया था। अभी के चुनाव में और जो जिस आबादी को और जिसको बोलते हैं जनाधार को लेकर के आए थे, कांग्रेस का लेकर के आए थे, वो जनाधार कांग्रेस के पास लौट चुका है। तो अब इनके पास है क्या, बरबोलेपन के अलावे। इसलिए मुझे लगता है कि सुनील सर की बातों से मैं थोड़ा सहमत हूँ, आप तमाम लोगों की बातों से सहमत हूँ कि इस बार अगर बहुत होगा, तो अगर कांग्रेस की सरकार नहीं भी बने, तो कांग्रेस के तरफ झुकी हुई त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक रोटेशन होता है, एक साइक्लिक ऑर्डर होता है। कांग्रेस के खोए हुए जो जमीन है, जो आधार है, जनाधार, वो कांग्रेस के पास धीरे धीरे सरक करके वापस आ रही है। इन्होंने जो कांग्रेस के समर्थकों के साथ जो विश्वासघात किया था, इनसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मियां मुस्लिम करेंगे, क्या कि ये पहले करते नहीं थे। जिस असम गण परिषद की पॉलिटिक्स से आए थे, जो आरएसएस से संपोषित तो था, लेकिन भिन्न इस अर्थ में था कि मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड नहीं बनाता था। उनका अपना एक जमीनी संघर्ष था, टेरिटोरियल डिफरेंसेस थे, बांग्लादेश को लेकर के, इसको उसको लेकर के। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने वातावरण बनाया, ये उनके जनाधार को सूट नहीं करता है, और डोमेस्टिकली वो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा वे अपने भाषणों में करते हैं। लेकिन अब इस भेद को, इस स्ट्रेटेजिक डिफरेंस को लोग नहीं मानने को तैयार हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा की जमीन खा गए, अपना जमीन खो दिए, इसलिए ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर किसी प्रकार से इनकी पार्टी की सरकार बनती भी है, तो वो त्रिशंक सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन कांग्रेस के तरफ झुकी हुई त्रिशंकु विधानसभा के आसार मुझे दिखते हैं असम में। जी अमलेंदु जी, आपको क्या दिखता है? राजीव जी, देखिए, जो परिस्थितियां हैं और आखिरी समय में जिस तरीके से हुआ, इसमें ज्ञानेश कुमार जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इसलिए राजीव जी, जो भी हम लोग विश्लेषण करें, वो यहाँ ज्ञानेश कुमार जी को ध्यान में रखकर करें, और इसलिए ध्यान में रखकर करें कि जिस तरीके का परिसीमन, SIR ना करा के SR, आखिरी समय तक आप वहां नाम जोड़ सकते हैं, बाहर से मतदाता जो है वो जोड़े जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें राजीव जी काफी कुछ मैटर करेंगी। अब अगर राजीव जी AIUDF अलग लड़ रही है, उसको मत प्रतिशत कम हो रहा है, और कांग्रेस का भी मत प्रतिशत जो है वो पिछली बार के मुकाबले अगर कम हो रहा है, तो फिर ये चिंता का विषय है कि कांग्रेस का मत प्रतिशत कम क्यों हो रहा है इतना ज्यादा। तो ये फिर देखना पड़ेगा कि क्या गठबंधन में कुछ कमी है। दूसरा राजीव जी, एक फैक्टर जो है यहाँ, तृणमूल कांग्रेस पिछली बार भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई असम में। क्या इस बार वो फैक्टर तृणमूल कांग्रेस कुछ काम कर रहा है? अब चूंकि अन्य को जितना मत प्रतिशत दिया गया है, उससे ऐसा नहीं लगता कि तृणमूल फैक्टर कुछ काम कर रहा है। तो अगर तृणमूल फैक्टर भी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें सारा जो खेल है वो ज्ञानेश कुमार जी का ज्यादा होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। लेकिन जुबिनगढ़ का मामला भी अगर राजीव जी नहीं चल पाता है, हेमंता बिस्व शर्मा के जो वो थे पासपोर्ट के, उनकी पत्नी के, वो मसला भी अगर नहीं चलता है, तो फिर मतलब असम की जनता पे क्या कहा जाए अगर इस तरह की चीजें। जी बिल्कुल बिल्कुल। असम में लोग उतने वोकल नहीं थे। विजय जी हैं, हाँ विजय जी, आप बता भी रहे थे कि लोग खुल के नहीं बोल रहे थे असम में, जब सर्वे के दौरान भी और ऐसे भी बातचीत हो रही थी, आपने बताया भी। क्या कारण वहाँ दिखा असम में कि लोग उतने वोकल नहीं, डर दिखाई दे रहा था लोगों में, क्या था? देखिए राजीव जी, दो चीजें बड़ी, एक तरफ सरकार ने बोला कि हम डर हटा रहे हैं, वो बंगाल था जहां भरोसा था, और एक तरफ असम में क्या था कि डर पूरी तरीके से बढ़ाया गया।
लोगों को इस बात का पूरा इल्म था, जिस तरीके से हिमंता की अपनी एक एक्टिविटी रही ग्राउंड पर, उनकी पुलिसिंग, उनके अपने कार्यकर्ताओं का जोर, राशन से लेकर के जीवन के अस्तित्व वाला जो सवाल है, ये सब मुद्दे लोगों को वहां दिख रहे थे साफ तौर पर। तो किसी ने खुलकर बोलने की बजाय सिर्फ इशारों का जो सहारा था वो दिया। मुद्दों को हमने समझने का प्रयास किया। डर वहां बिल्कुल अलग था, नागरिकता से लेकर के हर एक चीजों का। उनका ये था जितने मुखर होकर के बोलेंगे उतनी जल्दी हो सकता है हम यहाँ से बाहर फेंक दिए जाएं। तो जो माहौल पवन खेड़ा के हिसाब से बनाया गया, पहले जो लोग बोलते थे कि चाय के बागानों पर इतना कब्जा है, दूसरी बार सवाल जवाब में वो लोगों ने चुप्पी साध ली कि हम इस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि जब एक पार्टी के कितने बड़े कार्यकर्ता को चैलेंज इस तरीके से किया जा सकता है तो आम आदमी तो फिर दूर की बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। असम का इससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं आंकड़ों के लिहाज से। और सुनील शुक्ला जी, आप तमाम साथियों, आगे बढ़ते हैं। ज़रा आना चाहता हूं अब पश्चिम बंगाल में 7